कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब किसी इंसान ने पहली बार एक बीज जमीन में बोया होगा तो क्या हुआ होगा? उस एक छोटे से काम ने असल में एक ऐसा सफर शुरू किया जो आज सीधे हमारे डाइनिंग टेबल तक पहुंचता है। ये कहानी है खेती में हुई उन जबरदस्त क्रांतियों की, और हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इन इनोवेशंस ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? हम शुरुआत करेंगे बदलाव के उन पहले बीजों से। फिर देखेंगे कि कैसे खेती ने पूरी इंडस्ट्रियल दुनिया को ताकत दी। फिर बात होगी उस मशहूर वैश्विक हरित क्रांति की, और भारत में जो क्रांतियों का इंद्रधनुष खिला उसे भी समझेंगे। और आखिर में जरा भविष्य में भी झांकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले टाइम में बहुत पीछे चलते हैं, उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल गया। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस क्रांतिकारी बदलाव से जिसने असल में इंसानी समाज की नींव रखी, यानी खेती की शुरुआत। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि इंसान सिर्फ प्रकृति से कुछ ले नहीं रहे थे, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसे ही कहते हैं नवपाषाण क्रांति। और इसने वाकई सब कुछ बदल दिया। घूम घूम कर जीने का तरीका खत्म हुआ, और गांव, शहर और फिर धीरे धीरे पूरे की पूरी सभ्यताएं बसने लगी। और ये सब कुछ बस एक छोटे से आइडिया पर टिका था, अपना खाना खुद उगाना। और पता है, ये जो शुरुआती किसान थे वो जाने अनजाने में एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कौन सी फसल ज्यादा अच्छी होती है और उसी के बीजों को अगली बार के लिए बचाकर रख लिया। उन्हें जेनेटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, पर इसी छोटे से काम से, मतलब सिलेक्टिव ब्रीडिंग से, उन्होंने आने वाले हर इनोवेशन की नींव रख दी थी। तो ठीक है, शुरुआती खेती ने नींव तो रख दी, लेकिन आबादी तो बढ़ रही थी और एक पूरी इंडस्ट्रियल दुनिया को भी तो एनर्जी चाहिए थी। तो इसके लिए आगे क्या हुआ? जवाब हमें मिलता है दूसरी कृषि क्रांति में। ये जो नॉर्फोक 4 कोर्स रोटेशन था ना, ये एकदम गेम चेंजर था। इसमें कमाल की बात ये थी कि खेत कभी खाली नहीं रहते थे। एक के बाद एक फसल लगती रहती थी। जैसे शलजम और क्लोवर जैसी फसलें जमीन को कुदरती तौर पर उपजाऊ बनाती थीं और साथ ही जानवरों के लिए चारा भी देती थीं। मतलब एक इनक्रेडिबली एफिशिएंट और टिकाऊ सिस्टम बन गया था। और ये जो इनोवेशन था, ये सिर्फ फसलों तक ही नहीं रुका। रॉबर्ट बेकवेल जैसे लोगों ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग का यही आइडिया जानवरों पर भी लागू किया। उन्होंने जानबूझ के सबसे अच्छे और तंदुरुस्त जानवरों को चुना, जिससे पशुओं का साइज और क्वालिटी दोनों ही जबरदस्त तरीके से बढ़ गए। ये वो क्रांति थी जिसने हमारे खाने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। और इसका असर, भाई, वो तो हैरान कर देने वाला था। जरा सोचिए, 100 साल से भी कम समय में एक बैल का औसत वजन 170 किलो से बढ़कर सीधा 380 किलो हो गया, दोगुने से भी ज्यादा। ये इस बात का सबूत है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग में कितनी ताकत थी और दूसरी कृषि क्रांति का असर कितना गहरा था। अब दुनिया बदल रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती वो अभी भी थी, पूरी दुनिया में भूख। तो 20वीं सदी में इंसानियत ने इस समस्या से कैसे निपटा? इसका जवाब छिपा था साइंस और टेक्नोलॉजी में। और यहीं से हम पहुंचते हैं हमारी अगली बड़ी छलांग पर, हरित क्रांति। और इसी सोच से एक नया शब्द निकला, हरित क्रांति। विलियम गॉड ने कहा कि ये कोई हिंसक क्रांति नहीं है, बल्कि ये खेती में एक शांतिपूर्ण क्रांति है जिसमें दुनिया को बदलने की ताकत है, और वो भी भोजन के जरिए। और ये क्रांति फैली कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मैक्सिको में एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरू होकर कुछ ही दशकों में इसने पूरे एशिया और दुनिया में खाने के उत्पादन का तरीका ही बदल दिया। और इसके पीछे जो शख्स थे, नॉर्मन बोरलॉग, उन्हें इसी काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। तो हरित क्रांति के फायदे क्या हुए? अरे, फायदे तो जबरदस्त थे। इसने करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाया। सही मायनों में इसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। इसने अनगिनत लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये एक ऐसी ग्लोबल कामयाबी थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस जबरदस्त उत्पादकता की एक कीमत थी, और वो कीमत आज भी हमारा पर्यावरण चुका रहा है। मिट्टी की क्वालिटी खराब होना, पानी का प्रदूषण और बायोडायवर्सिटी का नुकसान, ये सब हरित क्रांति की वो विरासत बन गया जो कोई नहीं चाहता था। हरित क्रांति की जो कामयाबी थी ना, उसने एक नए आइडिया को जन्म दिया। अब फोकस सिर्फ एक बड़े समाधान पर नहीं था,
बल्कि ये सोचा गया कि क्यों ना खास कृषि क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। और ये खासकर भारत जैसे देशों में हुआ, जहाँ अलग-अलग तरह की क्रांतियां सामने आईं। और ये देखिए, इसे कहते हैं क्रांतियों का इंद्रधनुष। वर्गीज कुरियन की व्हाइट रेवोल्यूशन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। हीरालाल चौधरी की ब्लू रेवोल्यूशन ने मछली पालन पर फोकस किया। येलो रेवोल्यूशन तिलहन के लिए थी। और हरगोबिंद खुराना के काम ने तो बायोटेक्नोलॉजी के एक नए युग की ही शुरुआत कर दी। हर रंग एक खास लक्ष्य के लिए था। तो इन सब क्रांतियों ने हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया। हम ज्यादा उत्पादन की ज़रूरत और अपने ग्रह की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? इसी चुनौती ने एक नई सोच को जन्म दिया, एक ऐसे भविष्य की ओर जो टिकाऊ हो। और इसी सवाल का जवाब है सदाबहार क्रांति। ये हरित क्रांति से मिले सबक का सीधा जवाब है। इसका मकसद सिर्फ ज्यादा खाना उगाना नहीं है, बल्कि इस तरह से उगाना है कि हमारे ग्रह को कोई नुकसान ना हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपना पेट भर सकें। ये तुलना दिखाती है कि सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। हरित क्रांति का फोकस था ज्यादा से ज्यादा पैदावार पर, किसी भी कीमत पर, जबकि सदाबहार क्रांति का फोकस है टिकाऊ पैदावार पर। अब ध्यान केमिकल के अंधाधुंध इस्तेमाल से हटकर ऑर्गेनिक खेती और प्रकृति के साथ संतुलन बनाने पर आ गया है। और एक बार फिर टेक्नोलॉजी ही हमें रास्ता दिखा रही है। क्रिस्पर जीन एडिटिंग और एआई जैसी जबरदस्त तरक्की आज हमें वो टूल्स दे रही है जिससे सदाबहार क्रांति का सपना हकीकत बन सकता है। एक ऐसा भविष्य जहां हम इस ग्रह को नुकसान पहुंचाए बिना सबका पेट भर सकते हैं। तो देखिए, हम कहां से कहां आ गए। एक बीज को चुनने से लेकर जीन को एडिट करने तक हम एक और कृषि क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। इतिहास ने हमें सिखाया है कि हमारे पास जबरदस्त इनोवेशन की ताकत है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाया है कि हमारे हर काम का एक नतीजा होता है। अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जो सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हमारे ग्रह का भी पेट भरे। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा हैं।